सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अबाउट स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हुक्स लॉ। आप लोग जानते होंगे हुक्स लॉ हम लोग स्प्रिंग्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हुक्स लॉ केवल स्प्रिंग्स में नहीं हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है, सॉलिड्स में भी अप्लाई होता है। अगर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूं तो नेजल स्ट्रिप्स दे आर बेस्ड ऑन हुक्स लॉ। तो ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सो चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हुक्स लॉ होता क्या है। तो करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। तो हमने एक स्प्रिंग ली जिसकी लेंथ थी L। इसको हम नेचुरल लेंथ भी बोलते हैं, मतलब इस वक्त ना स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना एक्सपैंडेड है, जो एक्चुअल में जो स्प्रिंग की लेंथ है वही है L। अब उस स्प्रिंग के एक एंड पे हमने लगा दिया ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा एंड को हमने कर दिया फिक्स। इस वक्त जो स्प्रिंग है एक्सटेंडेड नहीं है और कुछ भी फोर्स स्प्रिंग नहीं लगा रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको पुल करने की कोशिश करते हैं इस तरफ। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग इसको पुल करते हैं बाय यूजिंग आवर हैंड। सो इसके कारण क्या हुई, जो स्प्रिंग की जो इनिशियल लेंथ थी L वो थोड़ी एक्सपैंड हो गई। सपोज ये एक्सपैंड हो गई X। अब इसके कारण जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में विद मैग्नीट्यूड से F, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, जो ये एक्सटेंशन यहाँ पे x थी उसको 2 टाइम्स कर दिया, 2x कर दिया। जब 2x कर दिया तो देखा गया कि जो स्प्रिंग जो अब जो फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे वो भी 2 टाइम्स हो गई। अच्छा, ये केस तो था एक्सपेंशन का, जब हम स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हैं। लेकिन दूसरे केस में अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें तब क्या होगा। जैसे मैं यहाँ आपको अगर मैं दिखाऊं, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है। इनिशियल जो इसकी नेचुरल लेंथ थी वो थी L। अब मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। इधर मैंने फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और इसको मैंने कर दिया कंप्रेस, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। और कितना कंप्रेस किया, उतना ही कंप्रेस किया जितना हमने एक्सपैंड किया था, ठीक है। अब जब ये कंप्रेस हो गया तो ब्लॉक आ जाएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। अच्छा, तो देखा ये गया कि जो अब जो ये स्प्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे वो F ही है। जो पहले जो ये फोर्स लगा रही थी उतनी है, क्योंकि जो एक्सपैंड जो ये कंप्रेस किया वो भी हमने X ही किया है। तो ये फोर्स कितनी लगा रही है स्प्रिंग, F लगा रही है। अब अगर मैंने इसको कंप्रेशन को ट्वाइस कर दिया, 2 टाइम्स X कर दिया, तो जो ये जो स्प्रिंग अब जो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर, ये भी 2 टाइम्स हो गई। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है x के। x यहां पे क्या है, एक्सटेंशन। तो f जो होती है प्रोपोर्शनल होती है x के। ये चीज हमने इस एक्सपेरिमेंट से जाना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया जो था k, एंड k इज व्हाट, द स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, जो ये इक्वेशन है ये केवल हमें स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रही है, डायरेक्शन नहीं बता रही है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। यहां पे मैंने दोनों केस दिखाए हैं। एक बार मैंने इसको कराया एक्सपैंड और एक बार मैंने इसको किया है कॉम्प्रेस। और जितना मैंने एक्सपैंड किया है उतना ही कॉम्प्रेस किया है। और ये है हमारी इनिशियल कंडीशन, जो कि स्प्रिंग की जिस वक्त ना ये एक्सपेंशन में है ना कंप्रेशन में, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 0 है, ठीक है। अब हम पहला केस देखते हैं जिसमें हम स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं विद एक्सटेंशन लेंथ x। इनिशियली जो लेंथ थी वो L थी, अब जो लेंथ हो गई है वो हो गई है L प्लस x, मतलब x का एक्सटेंशन आ गया है स्प्रिंग के अंदर, जिसके कारण जो फोर्स इस पे लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। और हमने ये जो इनिशियल जो पोजीशन थी स्प्रिंग की उसको हमने मान लिया ओरिजिन। ये दिखा रखा है मैंने, लाइन पे देख सकते हो ओरिजिन, और ये साइड हमने लिया पॉजिटिव x, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इसको एक्सपैंड किया पॉजिटिव x के तरफ,
तो जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है ब्लॉक के ऊपर वो लेफ्ट साइड में लगा रही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एफ एक्स जो फोर्स लग रही है वो माइनस के एक्स है। के एक्स तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, पीछे हम देख के आए के एक्स क्यों आया, और नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे वो लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ लगा रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। और ये जो इक्वेशन है ये हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बता रही है। अच्छा, दूसरा केस, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, तो जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो x जितना कंप्रेस हुआ है वो नेगेटिव साइड में कंप्रेस हुआ है, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे वो राइट साइड पे लगा रही है। तो यहां पर भी जो Fx होगा वो माइनस के एक्स होगा। फोर्स तो लग रही है पॉजिटिव साइड की तरफ, नो डाउट, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो कंप्रेस हुआ है मेन पोजीशन से जो कंप्रेस हुआ है वो नेगेटिव एक्स की तरफ हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है। तो दोनों ही केस में जो Fx की जो वैल्यू होती है वो माइनस के एक्स आती है। एंड दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय द रॉबर्ट हुक्स, ऑल्सो नोन एज द हुक्स लॉ। तो अब मैं कंक्लूड कर देता हूं जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। पहली इक्वेशन हमने पढ़ी, F जो होता है इट इज k टाइम्स x। यहाँ पे जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, x जो है एक्सटेंशन है स्प्रिंग की, और ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता रही है। और एक इक्वेशन हमने पढ़ी Fx, दिस इज इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स x, ये हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बता रही है। एंड वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट, एंड द पॉइंट इज, अगर हम स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच कर दें कि जो स्प्रिंग है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, मतलब इतना स्ट्रेच कर दिया फोर्स लगा लगा के कि ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, तब हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ये वहीं पर वैलिड होता है फॉर स्मॉल स्ट्रेचेस और कंप्रेशंस। ज़्यादा स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ओके, एंड इस सीजन में और आने वाले सीजन में हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो स्प्रिंग हम ले रहे हैं वो आइडियल स्प्रिंग है। एंड आइडियल स्प्रिंग का मतलब कि स्प्रिंग जो है वो मासलेस है और हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, तो ये चीज़ हम मान के चलेंगे। अगर कहीं लिखा गया कि वो आइडियल स्प्रिंग नहीं है तब हम नहीं लेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम ये लेके चलेंगे कि जो स्प्रिंग है वो आइडियल है और हुक्स लॉ वहां पे वैलिड है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हुक्स लॉ के बारे में। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं बेस्ड ऑन हुक्स लॉ। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव इज द स्प्रिंग बैलेंस। अब देखते हैं यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई कैसे होता है। तो हमें मान लो ये ब्लॉक है कुछ, इसका हम वेट निकालना चाहते हैं कि वेट कितना है, तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को अटैच कर दिया इस स्प्रिंग बैलेंस पे। ठीक है, अब देखिए जब हम इस पे ये वेट अटैच करेंगे तो जो स्प्रिंग है ये एक्सटैंड हो जाएगी, ऊपर से स्प्रिंग आ गई नीचे एक्सटैंड कर गई। ठीक है, तो हमें पता है जो इसका जो फोर्स है ये k टाइम्स x होता है, इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका ब्लॉक का, तो यहाँ पे नीचे लग रहा है वेट और ये ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रही है F। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो W के बराबर होगी। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, वेट निकालना है। तो अगर मैं इस फोर्स को निकाल दूँ हुक्स लॉ की मदद से तो बता सकता हूँ कि वेट कितना है। अब देखिए K हमें पता है स्प्रिंग कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 1 न्यूटन पर mm। एंड एक चीज़ और, मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है मैं आपको बता के नहीं आया पीछे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ से जो K की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, F/x हो जाएगी। अब जो ये हमारा फोर्स है इसकी तो यूनिट होती है न्यूटन, और जो x है इसकी x बेसिकली क्या डिस्टेंस ही तो है, उसके यूनिट क्या होती है मीटर। तो अगर मैं SI यूनिट की बात करूं स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो होती है न्यूटन पर मीटर। अब इस केस में देखिए, इस केस में जो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 1 न्यूटन पर mm। ये स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करती है, तो इस स्प्रिंग के केस में हमने ले ली कि 1 न्यूटन पर mm है। अब हमने क्या किया, ब्लॉक लगाया, अब ये कुछ एक्सपैंड करा, लेट ये जो डिस्टेंस जो x हुआ ये हुआ 2 mm। तो क्या मैं यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। फोर्स क्या है, kx, k है 1 न्यूटन पर mm मल्टीप्लाइड विद ये 2 mm। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 न्यूटन। तो मतलब वेट कितना लगाया हमने, 2 न्यूटन। तो सिंपली ये स्प्रिंग कितनी एक्सपैंड हुई है इसके मदद से ही हम बता सकते हैं कि इसका वेट कितना होगा। तो ये था पहला एप्लीकेशन किसका,
हुक्स लॉ का। अब देखिए लोगों को ये लगता है कि जो हुक्स लॉ है इट इज़ ओनली वैलिड इन स्प्रिंग्स, बट ऐसा नहीं है, ये काफ़ी और जगह भी अप्लाई होता है। जैसे द फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम टुगेदर आर ऑफन मॉडल्ड बाय द हुक्स लॉ। जैसे कोई सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर जो एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं दे आर modeled, they can be modeled by the Hooke's law, that is as interatomic springs, and these forces are ultimately responsible for the normal forces जो हमने चैप्टर 5 में देखा था सीजन 1 में। नेक्स्ट वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस, चैप्टर 13 में जब हम पढ़ेंगे वापस से हम हुक्स लॉ वहाँ देखेंगे। वेव मोशन, वहाँ पे भी हुक्स लॉ अप्लाई होता है। अब केवल फिजिक्स में नहीं, ये जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर जगह अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जो हमारे लंग्स हैं इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। आप जितनी ज़्यादा एयर इनहेल कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा हवा अंदर खींच रहे हैं लंग्स में, लंग्स उतना एक्सपैंड करता है। और जैसे जैसे इनहेल वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज कर रही है, उतनी ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी लंग्स पे ताकि ज़्यादा एयर लंग्स अपने अंदर ले सकें। एंड उतनी ही आपके लंग्स फोर्स लगाती है जब आप एक्सहेल करते हो। तो बेसिकली जो लंग्स है इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। तो अगर जो लंग्स हैं वो स्प्रिंग्स की तरह बिहेव कर रही हैं तो उसका भी कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के। अब कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है पल्मोनरी फाइब्रोसिस दैट कॉजेज स्कैरिंग ऑफ टिश्यूज विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज वैल्यू ऑफ के। इस डिजीज के कारण जो स्प्रिंग कांस्टेंट है लंग्स का वो बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी लंग्स के ऊपर वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण पर्सन को हवा लेने में, इनहेल करने में डिफिकल्टी आएगी। तो ये सब कुछ जो है हम हुक्स लॉ से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है ये, क्योंकि के की वैल्यू बढ़ जाती है जिसके कारण फोर्स बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशंस ऑफ द हुक्स लॉ। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज बेस्ड ऑन बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। सो वन ऑफ द बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ इज द नेजल स्ट्रिप्स। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोगों का नाक बहुत पतला होता है, कुछ लोगों का नाक थोड़ा मोटा होता है, फ्लैट होता है। तो अब देखिए अब अच्छा कौन सा है, पतले वाला कि फ्लैट वाला? एक्चुअल में फ्लैट वाला नाक ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन सुंदरता को देखें तो लोग कहते हैं कि नहीं यार पतला नाक ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जिसका नाक पतला होगा तो जो एयर फ्लो जो आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में जा रहा है वो कम रहेगी, और एयर फ्लो अगर कम रहेगी तो आपकी बॉडी को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कम एरिया से एयर को पास करने के लिए, क्योंकि जिसका पतला नाक होगा यहाँ पे एरिया कम होगा तो उसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन किसी का नाक फ्लैट होता है तो वहाँ पे उसको फोर्स कम लगानी पड़ रही है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, जिनके नाक पतले होते हैं पेशेंट्स ये कहते हैं कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में क्या हम नेजल स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। एंड आप ये जान के हैरान होंगे कि जो नेजल स्ट्रिप की जो डिज़ाइनिंग होती है इट इज़ बेस्ड ऑन द हुक्स लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन द हुक्स लॉ। अब काम कैसे करता है देखते हैं, इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप समझ जाएंगे हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो नेजल स्ट्रिप्स है इट कैन एक्सर्ट्स एन आउटवर्ड फोर्स ऑफ 0.22 न्यूटन ऑन द नोज कॉजिंग इट टू एक्सपैंड बाय 3.6 mm। तो जो एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे स्प्रिंग का वो कितना हो रहा है, 3.6 mm हो रहा है, और जो आउटवर्ड फोर्स जो लगा रहा है ये स्ट्रिप नोज के ऊपर वो हमें दे रखा है 0.22 न्यूटन। सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि ट्रीटिंग नोज एज एन आइडियल स्प्रिंग फाइंड द फोर्स कांस्टेंट इन न्यूटन पर मीटर। तो नोज को हमें एज अ स्प्रिंग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे हमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है। ठीक है, तो जो फोर्स जो इस पे लग रही है नोज के ऊपर वो 0.22 न्यूटन लग रही है। किसके थ्रू लग रही है, हमारे जो नेजल स्ट्रिप लगाई इसके थ्रू। अच्छा, इसके कारण जो नोज का एक्सपेंशन हुआ वो कितना हो गया, 3.6 mm। तो क्या मैं हुक्स लॉ से लिख सकता हूँ जो फोर्स जो मैग्नीट्यूड होता है ये k टाइम्स x होता है। ठीक है, फोर्स है 0.22 न्यूटन एंड k हमें निकालना है, x की वैल्यू है 3.6 mm।
ये हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से जो के की जो वैल्यू आती है वो आती है 61 न्यूटन पर मीटर। मैंने यूनिट कन्वर्ट कर दिया इन मीटर्स में, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है। अच्छा, अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में हमें निकालना है हाउ मच फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द नोज बाय 4.1 mm। अगर हम चाहते हैं कि जो नोज है वो 4.1 mm से एक्सपैंड करे तो कितनी फोर्स ये स्ट्रिप इसके ऊपर लगा रही होगी। सिंपल, फोर्स इज के टाइम्स एक्स। के की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 61 न्यूटन पर मीटर। अब देखिए न्यूटन पर मीटर में, तो इसको भी मुझे मीटर में लेना पड़ेगा, तो ये होगा 0.0041 मीटर, तो जो की वैल्यू आती है 0.25 न्यूटन। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब फोर्स 0.22 न्यूटन लग रहा था तो जो एक्सपेंशन था वो कितना था, 3.6 mm। अब अगर ये जो एक्सपेंशन इंक्रीज हो जाए 4.1 mm से, तो फोर्स कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 0.25 न्यूटन। अगर आप इन दोनों का रेशियो देखेंगे ना एक्सपेंशन का, मतलब ये लेट इट बी x1, लेट इट बी x2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लग रही थी वो F1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लग रही है F2, तो इनका अगर आप रेशियो देखोगे x1 ओवर x2, इट विल बी इक्वल्स टू F1 ओवर F2। इसीलिए यही तो लो लिखा है हमने, बेसिकली कुछ भी तो नहीं किया। F1 ओवर F2 इज x1 ओवर x2, और यहाँ पे भी अगर आप वैल्यू निकाल के देखेंगे x1 x2 और F1 F2, तो दोनों का रेशियो लगभग इक्वल ही आएगा। तो मतलब ये जो फोर्स है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, बेसिकली यहाँ पे हम यही बताना चाह रहे हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि आपको खुद करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये है क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे आपको दो केस दिख रहे होंगे। केस 1 में हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग लिया, इस पर अटैच किया ये एक ब्लॉक जिसका मास था m। अब क्या हुआ कि ये एक्सपैंड कर गया, स्प्रिंग एक्सपैंड करेगी टू एक्सटेंशन लेंथ x। अब क्या किया, हमने एक स्प्रिंग और ली, सेम जो स्प्रिंग ये थी वही स्प्रिंग हमने इसके साथ अटैच कर दी, सेम स्प्रिंग को 2 बार अटैच कर दिया बेसिकली, और उसके नीचे लगाया ब्लॉक ऑफ मास m। तो इस टाइम जो ये एक्सटेंशन होगी वो कितनी होगी, क्या वो x ही होगी या 2x हो जाएगी या x डिवाइड बाई 2 होगी, क्या होगी, बेसिकली कम होगी ज़्यादा होगी x से, वो हमें बताना है। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए जो आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो फॉर द टाइम बीइंग, गुड बाय।